चलो भाई, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम कर रहे हैं मैट्रिसेज, जो आपके पास एनसीईआरटी में कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज। तो भाई सबसे पहले जब हम जिस भी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं मैट्रिसेज, तो सबसे पहली बात तो यही है कि मैट्रिसेज तो प्लूरल फॉर्म है किसकी, मैट्रिक्स की, है ना। मैट्रिक्स की कौन सी फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स। क्या आप बता सकते हो कि मैट्रिक्स है क्या? जिसमें रोज और कॉलम हो। जिसमें रोज और कॉलम हो, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा और ठीक करने की कोशिश कीजिए इसको। रोज और कॉलम में भी तो कुछ आता होगा ना बेटा। देखो, एलिमेंट्स। सबसे सिंपल से सिंपल डेफिनेशन अगर हम मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या है ये, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, किसकी फॉर्म में है ये, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स या फंक्शंस के अरेंजमेंट को बोल देते हैं हम, क्या मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतने, कोई कंफ्यूजन? नो सर। भाई सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं होगा। इसको कई बार अगर आप बुक में देखो तो ये बोलेगा एन एरे, ठीक है। एरे का मीन्स भी वो इसी को बोलता है कि भाई आप किसी भी नंबर या फंक्शन को देख रहे हो। एरे जो होता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जाता है जब आपके पास किसी भी फंक्शंस को या नंबर्स को आप रो में या कॉलम की फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। रो और कॉलम को अभी हम डिफाइन करेंगे। सर एरे तो किसी और ने कह रहा है। हाँ, आप कंप्यूटर है ना आपके पास, तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब यूज करता है तो हम वहां पे एरे बोलते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपल सा समझने की कोशिश करें तो कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट है मैट्रिक्स, जिसमें नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, और उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रखा है। देखो भाई, अगर मैंने आपको बोल दिया 1 से 10 तक नंबर हैं, 1 से 10 तक नंबर्स को अरेंज कर दीजिए। भाई 1 से 10 तक नंबर्स को अरेंज करने के लिए मैंने आपको बोला, तो इसको अरेंज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपके पास हो सकते हैं। आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। एक ने लिखना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक ने ऐसे लिख दिया, ये भी तो एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। दूसरे किसी ने लिखना स्टार्ट किया, वो बोल रहा है ऐसे नहीं, हम तो ऐसे अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मीन्स ऐसे सिंपल, ठीक है। इसने इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया, तो यहाँ पे इसने इसको वर्टिकली रख दिया। किसी दूसरे ने आके बोला नहीं ऐसे नहीं करते, हम इसको कर देते हैं 1 2, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और कोई आया, वो बोला ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई मेरे पास अगर इसको मेरे को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना था इन नंबर्स को, तो मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म को में इन नंबर्स को कुछ इस तरह से लिख सकता था। भाई अगर अब मैं इसको और किसी फॉर्म में लिखना चाहूं यहाँ से, तो वो फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं बचेगी। देखो, अगर हमने इसको ऐसे लिखा भाई 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ से लिखा 7 8 9 10, तो ये तो नंबर और बच गए, यहाँ पे तो फ्री स्पेस रह गया, है ना। तो ये रेक्टेंगल नहीं बन रही। तो आपके पास ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट अब इन नंबर्स के बाद हम इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो मैट्रिक्स को अगर आप लिख रहे हो तो बेटा आप हमेशा इन नंबर्स को या अरेंजमेंट को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हो, ठीक है। नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए। तो एक मैंने अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, वो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ,
थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट ये रहा हमारे पास थर्ड अरेंजमेंट, एंड फोर्थ वन इज दिस। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स थे नहीं। तो अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स लिखनी है तो उस मैट्रिक्स को हम तभी बोलेंगे जब आप उन नंबर्स को लिख के और उनके दोनों तरफ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। तो अगर मैं बात करता हूं मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई? देखो अब बात आती है मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, एक तो कैपिटल लेटर से, जैसे हम सेट को डिनोट कर रहे थे, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए मैंने लिखा ए, तो ये मैट्रिक्स का नाम होगा। इज इक्वल्स टू, अगर मैंने किन्हीं भी नंबर्स को अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी चीज यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना भाई, जब भी मैं मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये जो नंबर्स रहेंगे या जो भी आपने अरेंज किए हैं इनके दोनों तरफ कर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको मिलेगा 100%। अगर मैंने ओनली ये लिखा है भाई 1 2 3 4 5 6, देन हम इसको अरेंजमेंट तो बोलते हैं नंबर्स का, बट हम इसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स अगर है तो उसके दोनों तरफ ये ब्रैकेट होना जरूरी है अगर आप मैट्रिक्स बोल रहे हो तो। दूसरी चीज यहां से देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं तो इस अरेंजमेंट में देखो इस तरह से ये दो आ रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करें तो ये कुछ वर्टिकल लाइंस थे हमारे पास। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलोगे? हमेशा रो बोलोगे, मींस ये आपके पास जो है ये हो गई रो इस मैट्रिक्स की। और वर्टिकल लाइंस भी दिख रही है आपको, तो वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास उनको हम रो बोलेंगे मैट्रिक्स की, वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं मैट्रिक्स का। जब आपके पास रोज और कॉलम आ गए, मैं इस मैट्रिक्स में बात करता हूं तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है भाई? नंबर ऑफ रोज के बारे में बात करें तो रोज कितनी हो गई इसमें? 2 2। एंड कॉलम्स कितने हैं? 3। 3 यस, जब आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएगा तो हम इसके बाद बात करते हैं साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। साइज के बारे में बोल रहे हैं या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो यह साइज और ऑर्डर क्या होता है भाई? तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं भाई? m, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n, देन द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर बोले या फिर साइज। देखो यहाँ पे ऑर्डर और साइज ये दोनों को सेम लेके चलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई ऑर्डर और साइज में। जब ऑर्डर की बात कर रहा होता है तो वहां पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल आ जाते हैं, साइज में आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जनरल लेके चल रहे हैं, आपकी बुक में उसने बस ऑर्डर और साइज को सेम ही लेके चला है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देन द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे बोलते हैं भाई m बाई n। पहले क्या लिखोगे? रोज, देन आप क्या लिखोगे? कॉलम। बोला जाता है इसको m बाई n,
और अगर मैथमेटिकली देखें तो इसको लिखा जाता है m और ये क्रॉस का साइन आता है बीच में n। तो ये आपके पास बोलने में तो बोला जाएगा m बाई n, और जब आप लिखोगे तो उसका जो ऑर्डर है वो होगा m बाई n। क्लियर हो गई ये बात? इस वाली स्लाइड में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बताइए। नो सर। यस, चलिए अगर इसमें नहीं है तो हम आगे चलते हैं। इसी मैट्रिक्स को जो हमने पीछे लिखी थी उसी को लिख लेते हैं एक बार। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई। तो अब हमने ऑर्डर के बारे में बात की, इसका अगर ऑर्डर के बारे में बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। ठीक है। तो अगर इसका कोई ऑर्डर आपसे पूछे तो आप बोलोगे 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा ये रोज रहेंगी, जो बाद में लिखा जाएगा ये आपके पास कॉलम आएंगे। इसको ये मत बोलना भाई ये 2 into 3 है। जब ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है तो 2/3 बोलोगे। नेक्स्ट चीज देखो अब, इफ नंबर ऑफ रोज of a matrix are m and number of columns of a matrix are n। m जो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज आपने m लिखे हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास n है, देन आपसे पूछा जाएगा देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो भाई देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो एलिमेंट्स कौन से हैं जो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे हैं, ये यहाँ पे कितने थे? 6। और आप अगर देखोगे तो भाई आपने जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स लिखे हैं आप उनको मल्टीप्लाई करने से भी आपको क्या मिल रहा है? इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप लिखोगे m मल्टीप्लाई बाई n। इसका मीन्स है कि भाई यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो क्रॉस लिखा था उसका मीन्स आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करके नहीं बताना है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए के अंदर बात करते हैं तो उस मैट्रिक्स ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, इसके बाद अगर हम यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन थी मैट्रिक्स के बारे में वो मिली है, और थोड़ा सा और चलो इसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, यहां से करें, चलो पहले हम ये मैट्रिक्स थी भाई ए। अब देखो हमने मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6। भाई अगर आपके पास अभी तक अगर हमने नंबर लिखे होते 1 2 3 4 5 या फिर कोई भी लाइन होती है, हम आपसे ये बोल देते भाई सेकंड नंबर कौन सा वो बताओ या थर्ड नंबर कौन सा वो बताओ, आप बता देते थे यहाँ पे। अगर इस मैट्रिक्स में मैं ये बोलूं भाई सेकंड एलिमेंट कौन सा है वो बताइए, बता पाओगे भाई सेकंड कौन सा है या थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है? इसके बारे में हम यहाँ पे क्या बात कर पाएंगे? यहाँ पे आपके पास अभी सिंपल कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है। मैं इस फोर्थ को बोलूं तो आप क्या बोलोगे? एक तो बोलेगा कि जी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेकंड एलिमेंट ये है। दूसरा बोलेगा नहीं सेकंड तो यहाँ पे आ रहा है ना? तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ नेमिंग कर रहे हैं। वो नेमिंग कैसे होती है उसके बारे में बात करता हूँ। अब मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। जनरल मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर m बाई n, मीन जिसके अंदर m तो रोज रहेंगी और n कितने रहेंगे आपके पास कॉलम। तो देखिए a इज इक्वल्स टू, इसको लिखा कैसे जाएगा भाई उसके बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, जो आपके पास कॉर्नर होगा ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड में, यहां से स्टार्ट करेंगे नेमिंग करना। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ और इसके साथ में स्पिक्स लगा रहा हूं मैं 1 1, ए के साथ क्या लगाया 1 और 1। देन मैं आगे चलूंगा, मैं यहाँ पे आएगा 1 2, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 3, इसका रीजन बताऊंगा हम इसको चेंज कैसे कर रहे हैं। और इसी तरह से चलते चले जाएंगे कहां तक, 1 n तक चलेंगे। जैसे ही हम n तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे 2 1, फिर बोलेंगे 2 2, फिर बोलेंगे 2 3 एंड सो ऑन। कहां तक चलेंगे इसमें भी 2n। फिर अगर वापस से आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं a 3 1 3 2 3 3। कहां तक चले हम a 3 n तक चले। अब इसमें भी हम नीचे की तरफ सीधा चलते हैं। कितनी रोज थी हमारे पास, m रो थी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं a m1 a m2 a m3 सेकंड में, ये थर्ड में, और यहाँ पे आ गया भाई a m बाई n। तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी है, अभी जनरल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास था m बाई n, तो यहाँ पे हम m बाई n लिख देते हैं। इट मींस दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है m बाई n। अब देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। आप यहां से आइए भाई, ये रो अगर काउंट करनी स्टार्ट करोगे तो आप यहीं से इसी कॉर्नर से स्टार्ट करोगे। ये फर्स्ट रो हो गई आपके पास, ये सेकंड रो है, ये थर्ड, इसी तरीके से चलते चले आ रहे थे, ये हमारी लास्ट रो m। अब जो आपके पास कॉलम है वो भी यहीं से काउंट होंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड एंड सो ऑन अप टू हमारे पास कितने कॉलम थे, n कॉलम थे। तो हमने n कॉलम तक आ गए। अब देखो इस मैट्रिक्स में जो लिखना स्टार्ट किया वो लिखा कैसे भाई, ए तो हमने हर जगह पे कॉमन ही रखा है, उनके नीचे के स्पिक्स चेंज हुए थे, है ना, यही चीजें चेंज हुई है। तो ये चेंज कैसे हुई भाई, रो 1 थी तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे हर जगह 1 रख लिया। जब हम रो 1 को लिख रहे थे तो पहली पोजीशन इसके अंदर 1 लिखा हमने हर जगह पे। सेकंड पोजीशन को चेंज करते गए, फर्स्ट कॉलम में थे तो सेकंड पोजीशन पे 1 आया, फिर यहाँ पहुंचे तो 2 आ गया, यहाँ पहुंचे 3 आ गया, n पहुंचे तो n आ गया। फिर हमने जैसे ही ये रो खत्म की हम सेकंड रो पे आए, सेकंड रो पे आते ही हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया 2, ठीक है। फिर हमने इस पूरी लाइन में पूरी रो के अंदर पहली जगह पे तो 2 ही रखा है, कहीं पे कोई चेंज नहीं किया। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पे, तो भाई फर्स्ट कॉलम में था तो हमने लिखा 1 2 3 और n पे पहुंचे तो n एंड सो ऑन आगे की तरफ। तो यहां से देखो हर एलिमेंट का अपना एक अलग नाम हो गया, अपनी एक अलग पहचान हो गई। भाई क्या यहाँ पे आपके पास कोई और एलिमेंट है जो A21 पोजीशन पे हो, क्या इस मैट्रिक्स में कहीं पे भी आपको A21 और कहीं पे मिलेगा? नो सर। कहीं पे भी नहीं है। तो अब हमने इनकी पोजीशंस डिसाइड कर दी है और ये अपनी एक सिंपल यूनिक पोजीशन रखेगा, कहीं पे भी इसके पास दो पोजीशन से नहीं रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी A, उस मैट्रिक्स A का साइज कितना हमारे पास 2/3। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में आपसे पूछूं भाई A21 पोजीशन का एलिमेंट कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखोगे भाई 2 मींस सेकंड रो एंड यहाँ पे 1 है मींस फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो पे गए, फर्स्ट कॉलम पे गए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कहां पे इंटरसेक्ट किया इन्होंने, ये। तो A21 पोजीशन पे आपके पास जो एलिमेंट है वो है 4। अब बताओ पाओगे कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है? यस अगर हम सर। यहाँ से बात करें भाई A13 पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा है? 3। 3। 13 का मीन्स फर्स्ट रो और 3 का मीन्स थर्ड कॉलम। कौन सा एलिमेंट था यहाँ पे? 3। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम छोटी सी फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये तो बहुत बड़ी फॉर्म में लिखे हैं हमने मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को एक छोटी सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट होगी A इज इक्वल्स टू
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देते हैं भाई AIJ बंद, यहाँ पे लिख देते हैं M/N। इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? दिस रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N। ठीक है, जहां पे I है वो तो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और J है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे कॉलम को। I किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोज, एंड J फॉर कॉलम्स। तो इट मींस जो I है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होके M तक है और J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके N तक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। देखो इन चीजों को अच्छे से समझ लेना बेटा, इन्हीं के ऊपर आपकी मैट्रिक्स डिपेंड है सब कुछ। अगर ये हो जाएंगे तो फिर मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, कुछ नहीं है इनमें। चलो जब हमने मैट्रिक्स के बारे में बात की है अभी तक, भाई कैसे लिखी जाती है, किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं और मैट्रिक्स होती क्या है, इसके बारे में बात कर ली। तो जब हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो उसके बाद हम डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। भाई मैट्रिक्स एक तो है नहीं, अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे देखो, हमने सबसे पहली स्लाइड में ही कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। आपने यहाँ पे लिखा 1 से लेके 10 तक सीधा, यहाँ पे 1 से 10 तक वर्टिकल लिख दिया, यहाँ पे आपने 2 रोज लिए, यहाँ पे आपने 5 रोज ले लिए। तो अलग अलग टाइप से इन नंबर्स को रीअरेंज किया जा रहा है। तो जितने टाइप से रीअरेंज किया जा रहा है मीन्स उतने ही कुछ टाइप्स की आपके पास मैट्रिक्स भी होंगी। तो हम डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिसेस। बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। देखो जैसा कि नाम के अंदर मेंशन है रो मैट्रिक्स, तो एक ऐसी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए, ये ए तो था एक वाला ए जो हम बोलते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स का नाम है। इट्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one row। भाई अगर किसी मैट्रिक्स में अकेली एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं रो मैट्रिक्स। अब देखो हमने यहाँ पे कहीं पे भी कॉलम्स के बारे में कोई बात नहीं की है, भाई कॉलम कितने होने चाहिए या कितने नहीं होने चाहिए, इसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला है। ओनली जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस पे है? रोज पे। तो आप कॉलम चाहे कितने भी ले लीजिए, बस रो एक ही होनी चाहिए। जैसे 1, यहाँ पे तो कोमा भी नहीं लगाते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। अगर हम कोई दूसरी मैट्रिक्स के बारे में बात करें 2 4 6, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। मीन्स रो एक होनी चाहिए आपके पास, कॉलम चाहे कितने भी हों। इसका जो साइज है वो है आपके पास 1/5 और इसका जो साइज है वो है 1/3। क्लियर? यस सर। कॉलम के बाद हम सॉरी रो के बाद हम जब बात करते हैं तो सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा आपने देखा अभी रो मैट्रिक्स थी, सेम वैसे ही क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स which have only one column, कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली क्या हो भाई? एक ही कॉलम हो, इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स।
तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हमें कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो अब बस कॉलम एक होना चाहिए भाई। अब रोज कितने भी हो सकते हैं, रो के ऊपर आपने कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है आपके पास भाई, रो एक लेनी है, 5 लेनी है, 7 लेनी है, जितना आपका मन करे उतने आप लिख सकते हो रोज यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स के। नंबर 3 हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी भाई, a matrix of order m by n is said to be रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल में क्या होता है भाई, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, तो यहाँ पे भी ये आपके लिए सपोज कीजिए लेंथ का काम कर रहा है, ये ब्रेथ का, तो आप बोलोगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be rectangular if m is not equals to n। सिंपल सी बात ये है, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ rows not equals to number of columns। जैसे एग्जांपल में बात करो तो हमने अभी जो मैट्रिक्स ले रखी थी A 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर टाइप की मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, sir. किसी का कोई कंफ्यूजन इतने में? No, sir. चलो, अब आप पता चल गया होगा। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी भाई? इफ जहाँ नंबर ऑफ M rows and number of columns of a matrix are equal, then matrix is a square matrix। नहीं, सिंपल सी बात है, स्क्वायर में क्या होता है आपके पास, लेंथ और ब्रेथ इक्वल, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 2 थे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगर हम जनरल बात करें तो मैं 3x3 के लिए जनरल मैट्रिक्स लिख देता हूं, यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, ये आपके पास 3x3 ऑर्डर की, या जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो हम सिंपल भी बोल देते हैं ऑफ ऑर्डर 3। ये कितने की है, एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। अगर ओनली एक ही नंबर लिखा है इट मींस वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी इसके अंदर एक चीज और है भाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये A11, यहाँ पे A22 और यहाँ पे A33, तो जहां पे भी आपको कुछ इस टाइप के एलिमेंट मिलते हैं AI बोले, मींस जहां पे I इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है JK, तो इन जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स ओनली हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लेके चलते हैं, रेक्टेंगुलर के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आएगा। ठीक है,
तो जहां पे भी ये जो एक कॉर्नर है आपके पास, उसके अंदर जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, मीन्स इसके यहाँ पे A11 है, A22 और A33, ये आपके पास क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे किसी भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में। सबसे पहले तो डायगोनल के बारे में जब बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन इतने में भाई? सर ये डायगोनल वाले का एक बार एग्जांपल बता दो। डायगोनल में ये बेटा देखो, अगर मैंने ये जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है, तो आपको ये तीन ही एलिमेंट ऐसे दिख रहे होंगे जिसमें आई और जे दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, 1 1 2 2 और 3 3। अगर आप कोई भी स्क्वायर बना रहे हो, तो स्क्वायर के अंदर यहां से यहां तक का जो डायगोनल है, इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। और इन डायगोनल एलिमेंट्स में खासियत है, और वो खासियत यह है कि यहाँ पे A11 ये सेम है, A22 ये भी सेम है, और A33 ये भी सेम है। ठीक है? अगर ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी तो यहाँ पे A44 और आ जाएगा। ओके सर। हाँ, अब स्क्वायर मैट्रिक्स को देख लिया अच्छे से। चलो एक डायगोनल और कर लेते हैं, फिर बाकी कल कर लेंगे। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। इस मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखना बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कब? इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक बार पिछली स्लाइड पे आइए। आपने ये बोला कि ये जो हैं, ये सभी क्या होने चाहिए, सॉरी, ये सभी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो भाई इन तीन को छोड़ के जो 6 एलिमेंट यहाँ पे बचे हैं, ये कैसे थे, नॉन डायगोनल। तो हमने यहाँ पे जब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात की, तो हमने ये बोला कि भाई अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें इन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में तो कुछ नहीं पता भाई ये कैसे हैं या कैसे नहीं है, बट हमें ये पता है कि ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। भाई देखिए, हमने इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो ऐसे ही होता है। हाँ, वो उसके बाद आएगा बेटा, अभी तो चलेंगे आइडेंटिटी के पास भी। बट फिलहाल जो डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले इसको समझिए। आइडेंटिटी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना? वो एक स्पेशल केस आएगा अभी हमारे पास। यहाँ पे बस आपको जो चीज देखनी है वो ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। भाई ये एलिमेंट्स जीरो होंगे या जीरो नहीं होंगे, इनमें से कितने जीरो हो सकते हैं, कितने जीरो नहीं हो सकते, इसके बारे में कुछ भी बोला गया आपसे? नो सर। हाँ, तो बस ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इनके पास अपनी चॉइस है। ठीक है? इन एलिमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा, जो 6 एलिमेंट बाकी बचे हुए हैं। अगर मैं 3x3 में बात कर रहा हूं तब की, तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका जीरो होना जरूरी है अगर मैट्रिक्स डायगोनल होगी तो। क्लियर? यस सर। चलो आज इतना ही कर रहे हैं। आज के टॉपिक में कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। नो सर। यस, ऋतिक, दीपांशु आदि। नो सर।
कोई डाउट? हाँ जी। ठीक है, तो एक काम कर लेना बेटा, बिल्कुल बेसिक है मैट्रिक्स का, बट ये रीड करके रखना। रीड करने का मीन्स ये नहीं कि ओनली पढ़ के रख दिया, समझ लेना इसको अच्छे से, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे जब हम बात करेंगे तो इन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं हम। अगर हम आगे कहीं पे यूज करेंगे भाई ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल है, नॉन डायगोनल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो वो चीजें यहीं से चल के चलेंगी आगे तक। तो इनको आराम से एक अच्छे से रीड करना है और समझना है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कल वाली क्लास में बात करते हैं, ठीक है? ओके सर।